स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आर्गुमेंट क्वेश्चन ले रही हूँ बिल्किस बानो केस पर। वो आर्गुमेंट क्वेश्चन फ्रेम किया गया है। इसके पहले मैं आपको बता दूं कि मैं 19 जून से लास्ट मिनट एग्जाम टिप्स पर फ्री सेशंस ले रही हूँ। मार्क माय वर्ड स्टूडेंट्स, फ्री सेशन ले रही हूँ। इसमें जो भी स्टूडेंट्स सीरियस हैं अपने एग्जाम के लिए, वो लोग अपना एनरोलमेंट करवा सकते हैं। और ये जो सेशन है ये 19 जून से शुरू होगा, 29 जून तक रहेगा, 4 PM to 5 PM। इसमें आप डायरेक्टली आप मेरे साथ इंटरेक्शन कर सकते हैं और आप अपने डाउट्स भी पूछ सकते हैं। और आप लोग कैसे इसमें ज्वाइन करेंगे? आप लोग इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में आपको एक लिंक दिखेगा, उस लिंक में आप क्लिक करिए और लिंक में क्लिक करके आप टेलीग्राम के प्राइवेट ग्रुप में आप ज्वाइन हो जाओगे। तो जो भी स्टूडेंट्स इस प्राइवेट ग्रुप में ज्वाइन हो जाएगा उनको जूम का लिंक मिलेगा 19 जून को, और वो लोग ये फ्री सेशन का फायदा उठा सकते हैं। तो ये लास्ट मिनट एग्जाम टिप्स रहेगा, किस तरह से पेपर 2 का एग्जाम देना चाहिए उसी के बारे में बात होगी। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स। अब हम आर्गुमेंट क्वेश्चन में आ रहे हैं स्टूडेंट्स। तो जो मॉडल टेस्ट पेपर है, सॉरी जो मॉक टेस्ट पेपर है पेपर 2 का 24AC02, उसका 2 आर्गुमेंट क्वेश्चन है। कन्वेक्ट्स आर इनएलिजिबल फॉर रेमिशन, रेमिशन का मतलब क्षमा। द डिमांड फॉर पेड मेंस्ट्रुअल लीव विल वाइडन जेंडर गैप। ये 2 क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन हम देख रहे हैं। तो स्टूडेंट, जो पहला क्वेश्चन है ये बिल्किस बानो केस पर ये क्वेश्चन को फ्रेम किया गया है। तो आप लोगों को जैसे कि पता है, गुजरात हाई कोर्ट में जो कन्विक्ट्स थे, 11 कन्विक्ट्स, उनको रेमिशन मिल गया था। ठीक है, तो इसीलिए क्वेश्चन रेज होता है कि क्या कन्विक्ट्स जो होते हैं वेदर दे आर एलिजिबल फॉर रेमिशन और नॉट। फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने वो रेमिशन को कैंसिल कर दिया गया है और वो वापस से जेल में चले गए हैं। तो सबसे पहले हम आर्गुमेंट क्वेश्चन की बात करते हैं, सॉरी आर्गुमेंट के फॉर्मेट की बात करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आर्गुमेंट में आपका इंट्रोडक्शन रहेगा, फॉर, अगेंस्ट और आपका कंक्लूजन रहेगा। ठीक है। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं कि इंट्रोडक्शन ये जो टर्म है वो लिखना नहीं चाहिए। तो स्टूडेंट्स, अगर आप लोग लिखोगे तो आपको कोई नुकसान नहीं है, इनफैक्ट फायदा ही है, क्योंकि एग्जामिनर के दिमाग में क्लैरिटी आ जाएगी कि ये जो लाइन है ये इंट्रोडक्शन के लिए लिखा गया है। ओके। अब उसके बाद इंट्रोडक्शन लिखने के बाद, और इंट्रोडक्शन एकदम छोटा होना चाहिए, बड़ा इंट्रोडक्शन नहीं लिखना। एक्चुअली इंट्रोडक्शन का मेन मकसद यही है कि जो भी आर्गुमेंट का क्वेश्चन है उसका आपको बैकग्राउंड देना बहुत जरूरी है, उसके बाद डिबेट होगा। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर बैकग्राउंड दे दिया है, सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर 11 men convicted in बिल्किस बानो's गैंगरेप केस बैक टू प्रिजन, वॉशिंग गुजरात गवर्नमेंट रेमिशन, यानी गुजरात गवर्नमेंट का जो रेमिशन था उसको कैंसिल कर दिया गया और उन लोग को वापस से जेल पहुंचा दिया गया। तो ये मैंने बैकग्राउंड दे दिया। तो इंट्रोडक्शन में आपको बैकग्राउंड देना है, या क्वेश्चन में ऐसा कोई अनफेमिलियर सा वर्ड है तो आपको उसका मीनिंग देकर आगे बढ़ना है। ठीक है, इंट्रोडक्शन को लंबा नहीं करना है, इंट्रोडक्शन में साइड्स नहीं देना है। अब उसके बाद फॉर लिखोगे, फॉर में आपको 2 पॉइंट्स दो मिनिमम, या मैक्सिमम 3 पॉइंट्स दो। स्टूडेंट, उससे ज्यादा पॉइंट देने की जरूरत नहीं है। एग्जामिनर आपका ये नहीं देखता आपने कितने नंबर ऑफ पॉइंट्स दिए हैं, एग्जामिनर ये देखता है कि उस पॉइंट्स की क्वालिटी क्या है। अगर आप लोग 7 पॉइंट्स, 8 पॉइंट्स, 5 पॉइंट्स देते हो तो ऑब्वियसली आप उसको ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे, क्योंकि ज्यादा एक्सप्लेन कर पाओगे तो आप वर्ड लिमिट को क्रॉस कर जाओगे। 300 वर्ड्स में आपको आर्गुमेंट को लिखना है तो आप वर्ड लिमिट को क्रॉस कर जाओगे। तो इसलिए आप क्या करोगे, 5 पॉइंट दे रहे हैं तो पांचों पॉइंट्स को एकदम ब्रीफली एक्सप्लेन करके आगे बढ़ोगे। मगर अगर आप लोग कम पॉइंट दे रहे हो, उस कम पॉइंट्स का आप लोग बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करोगे, बहुत अच्छे से उसका एविडेंस होगे। ओके। तो माइंड यू स्टूडेंट्स, आप लोग कम पॉइंट्स हो मगर वजनदार पॉइंट्स हो। ज्यादा क्वांटिटी पे मत भरोसा रखो, क्वालिटी पे भरोसा रखो। ठीक है, वो एग्जामिनर है। ठीक है, आप उसको ब्लफ नहीं कर सकते, यूपीएससी का एग्जामिनर है। मतलब आपको क्या लगता है वो बच्चा है जो आपका ना नंबर ऑफ पॉइंट्स, मतलब कि ओ 7 नंबर ऑफ पॉइंट्स का मतलब इसको आता है और इसको आपको मार्क्स दे देगा? नहीं। अगर 7 पॉइंट्स लिखे हो, वो खोखला है पूरा का पूरा पॉइंट्स, तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। मगर 2 दिया है मगर वजनदार है तो आपको पॉइंट्स मिले, आपको मार्क्स मिलेंगे। ओके। तो फॉर लिखना, अंडरलाइन करना। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स इन फेवर ऑफ दिस स्टेटमेंट, या फिर लिखते हैं कन्विक्ट्स आर इनएलिजिबल फॉर रेमिशन बिकॉज। इतना कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, डू नॉट वेस्ट योर टाइम। फॉर लिखो, अंडरलाइन करो, अगेंस्ट लिखो, अंडरलाइन करो, फिर कंक्लूजन लिखो, अंडरलाइन करो। अब बहुत सारे
ऐसे स्टूडेंट्स है वो बोलते हैं कि मैम कंक्लूजन लिखना जरूरी नहीं। क्यों नहीं लिखना जरूरी है? आप लोग एक ऑफिसर बनने जा रहे हो, असिस्टेंट कमांडेंट बनने जा रहे हो, तो एग्जामिनर को पता, आई मीन एग्जामिनर सोचेगा तो सही ना कि भाई इस कैंडिडेट का जो पोटेंशियल ऑफिसर है उसका अपना क्या व्यू पॉइंट है इस क्वेश्चन पर। उसने फॉर और अगेंस्ट का व्यू पॉइंट दे दिया, मगर उसका अपना खुद का क्या स्टैंड है, अगर वो ही नहीं पता चलेगा तो वो क्या मार्क्स देगा आपको। तो इसीलिए एस्से में भी आपको अपना स्टैंड रखना है, कंक्लूजन में, आर्गुमेंट में भी आपको अपना स्टैंड रखना पड़ेगा, और स्टैंड रखने के लिए आपको कंक्लूजन लिखना पड़ेगा, और कंक्लूजन टर्म भी देना पड़ेगा, उसको अंडरलाइन भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो बिना कंक्लूजन के कुछ नहीं हो सकता। एनीवेज, तो ये जो क्वेश्चन है इसमें जो फॉर में मैंने फर्स्ट पॉइंट लिखा है कि जिसने क्राइम कमिट किया है उसको परिणाम भुगतना ही पड़ेगा। अगर आपने उनको क्षमा दे दिया, कन्विक्ट्स को क्षमा दे दिया, तो इसका मतलब है उसने जो अपराध किया है उसका सीरियसनेस एकदम खत्म हो गया है, और क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का जो डिटरेंट इफेक्ट है, यानी डिस्करेज करना बाकी क्रिमिनल्स को क्राइम करने पर, वो खत्म हो जाएगा। तो और दूसरी चीज है रेमिशन देना, यानी क्षमा देना कन्विक्स को, इसका मतलब विक्टिम पर जो भुगता है उसके लिए तो वो अन्याय हो जाएगा। और कुछ ऐसा क्राइम होता है जो प्री प्लान होता है, जो बहुत हार्म करता है, तो ऐसे कन्विक्स को तो रेमिशन बिल्कुल नहीं देना चाहिए क्योंकि वो सोसाइटी के लिए हार्मफुल है। ठीक है, ये वाला मैंने 2 पॉइंट लिख दिया। अब फर्स्ट अगेंस्ट का फर्स्ट पॉइंट में मैंने लिखा है कुछ ऐसे इंडिविजुअल्स हैं जो ऐसी परिस्थिति आती है उसकी वजह से क्राइम करते हैं, जैसे पॉवर्टी, एडिक्शन, किसी को लत लगती है, मेंटल इलनेस होती है, या कोई कोई ऐसे होते हैं जो बहुत ज्यादा ही पछता रहे होते हैं अपने एक्शन के लिए। तो ऐसे केस में उन लोगों को रेमिशन देना चाहिए, रिहैबिलिटेशन सेंटर भी उनको रिहैबिलिटेशन सेंटर में पहुंचाना चाहिए। ठीक है, ताकि उन लोगों का सोसाइटी में री इंटीग्रेशन, सोसाइटी में एसिमिलेशन हो उनका। जैसे कि एक एग्जांपल डॉक्टर प्रकाश आमटे का, द सन ऑफ द लेजेंडरी इंडियन सोशल एक्टिविस्ट Baba Amte. In 1974, Prakash Amte was convicted for his involvement in the Naxalite movement, a leftist insurgency in parts of India. However, after serving his sentence and being released, he dedicated his life to serving tribal communities in the remote regions of Maharashtra. बहुत अच्छा example है ये। Furthermore, the concept of remission serves as an incentive. ये एक तरह से क्षमा जो है ना, ये गुड बिहेवियर के लिए एक तरीके से इंसेंटिव है, और रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करने के लिए एक तरीके से इंसेंटिव है, और ये एक तरीके का मोटिवेशन है जो पॉजिटिव चेंज लेकर आ सकता है कन्विक्स में, और एक उसको डिसिप्लिन बना सकता है। तो मैंने कंक्लूड किया है कि कुछ ऐसे केसेस में रेमिशन जस्टिफाइबल है, मगर रेमिशन को पूरा का पूरा बैन कर देना, खत्म कर देना, ये सही नहीं है। ओके, क्योंकि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि उनको रीइंटीग्रेट, क्रिमिनल्स को रीइंटीग्रेट करे सोसाइटी में रिहैबिलिटेशन के बाद। ठीक है, तो गवर्नमेंट मस्ट फॉर्म सम रेमिशन पॉलिसी सो दैट जस्टिस, फेयरनेस एंड रिहैबिलिटेशन कैन बी अपहेल्ड। अब आर्गुमेंट 2 है, द डिमांड फॉर पेड मेंस्ट्रुअल लीव विल वाइडन जेंडर गैप। मतलब हिंदू में ये आर्टिकल आया था और काफी इस पे इशू भी आया है, मतलब बहुत इसको इशू बनाया गया है कि पेड मेंस्ट्रुअल लीव होना चाहिए। तो ये क्वेश्चन मैंने फ्रेम किया है कि इट विल वाइडन जेंडर गैप। तो सब्जेक्ट, फिर मैंने इंट्रोडक्शन में बैकग्राउंड देना पड़ेगा। द सब्जेक्ट ऑफ मेंस्ट्रुअल लीव इज अ सेंसिटिव इशू इन इंडिया. While proponents see it as a vital step towards gender equality, others feel that it will widen gender gap. तो फॉर में मैंने लिखा है कि इंट्रोड्यूसिंग पेड मेंस्ट्रुअल लीव कुड पोटेंशियली परपेचुएट जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन। ये जेंडर गैप वाइडन करेगा क्योंकि ये डिस्क्रिमिनेशन बढ़ाएगा वर्क प्लेस में, और एम्प्लॉयर्स जो है वो लोग इंटरेस्ट उतना नहीं लेंगे विमेन को हायर करने में या प्रमोट करने में, अगर उनको लगेगा कि वो लेस प्रोडक्टिव है ड्यू टू द नीड ऑफ मेंस्ट्रुअल लीव। ठीक है, this could result in women being overlooked for opportunities or facing unequal treatment compared to their male counterparts, ultimately widening the gender gap in employment opportunities and advancement. फिर नेक्स्ट पॉइंट,
Paid menstrual leave also places an additional burden on women. They may feel pressured. ये एक तरीका का बर्डन हो जाएगा women पे. उन लोगों को प्रेशर रहेगा कि उनको अपना पर्सनल हेल्थ इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज करना पड़ेगा, ठीक है, ताकि उनको मेंस्ट्रुअल लीव मिल जाए. तो एक प्राइवेसी कंसर्न्स रहती है, पोटेंशियल डिस्क्रिमिनेशन रहता है. जैसे जापान जो है मेंस्ट्रुअल लीव प्रोवाइड करता है, मगर उसको कोई यूज ही नहीं करता है ड्यू टू द फियर ऑफ ब्रॉडकास्टिंग देयर पीरियड. ओके, अगेंस्ट में पेड मेंस्ट्रुअल लीव कैन प्रमोट जेंडर इक्वालिटी. फॉर्म में मैंने लिखा कि जेंडर गैप बढ़ाएगा, यहाँ पर जेंडर इक्वालिटी करेगा अगेंस्ट में. By recognizing and addressing the unique health needs of women in the workforce, this leave enables women to prioritize self-care and recuperation, ultimately leading to improved productivity, job satisfaction, overall morale among female employees. तो अगर पेड मेंस्ट्रुअल लीव मिलती है तो उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, सेल्फ केयर कर सकते हैं. Second, by acknowledging and accommodating the unique health needs of women, menstrual leave policies promote greater awareness and sensitivity towards gender-related issues in workplace. Awareness बढ़ेगा gender-related health issues पे. Culture of empathy, understanding बढ़ेगा. In turn, this contributes to a more inclusive and supportive work environment where all employees will feel valued and respected. Conclusion: the experience of menstruation is different for every woman. On one hand, many women may be able to go on their work with some rest or medicines. Others may need to be admitted to hospital. This is the reason it is challenging to create laws that are same for every woman. सबका अलग अलग menstrual experiences होता है, इसीलिए कोई uniform laws हर women पे लागू नहीं हो सकता है. But if a woman has to take time off, she should at least have the option to do so without facing any fear of pay cut or losing her job. तो ये 2 आर्गुमेंट क्वेश्चन है. होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा. थैंक यू वेरी मच.